हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है हम इसका जो बिहार लाइब्रेरियन का जो महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका जो है लेक्चर 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो है हम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो है हमने लेक्चर 6 तक जो है ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस और उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्शन में बनते हैं वो हमने डिस्कस किया है। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपको हर एक लाइब्रेरी एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, यूजीसी नेट हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, फिर KBS NVS एम्स का लाइब्रेरियन और जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट लाइब्रेरियंस वगैरह, सब जगह आपको मदद मिलने वाली है, क्योंकि हर जगह जो है यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बेसिक है। तो ये हमारा लेक्चर 7 है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, मैच द फॉलोइंग लिस्ट बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर। तो इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर, तो देखो ए में किंगस्टन। तो देखो अब चलो आंसर तक की तरफ ही चल लेते हैं। वैसे तो किंगस्टन जो है सो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो है वहाँ हेडक्वार्टर है। किंगस्टन कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का किंगस्टन में हेडक्वार्टर है। अब देखो पेरिस में जो है किसका हेडक्वार्टर है, तो ये आपको पता होगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। हेग जो है नीदरलैंड में, वहाँ किसका हेडक्वार्टर है, तो आपका IFLA का हेडक्वार्टर है। ये आपको याद होगा, मैंने पहले पढ़ाया था कि ये स्कॉटलैंड एडिनबर्ग स्कॉटलैंड जो है UK का जगह, वहाँ पे फाउंड किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है हेग नीदरलैंड में बनाया गया था। अब लंदन में जो है किसका हेडक्वार्टर है, तो ASLIB एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। देखो द करेक्ट मैचिंग इज किंगस्टन जो है कॉमला पता है ना, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ कंट्रीज किसको कहते हैं, तो जो कंट्रीज जो है तो आज़ाद हुए थे इंडिया से, सॉरी UK से, तो उसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज में डाल दिया गया था, क्योंकि UK चाहता था कि जो कंट्रीज इनके साथ थे, जिन पे ये राज करता था मानो कि, तो वो रिलेशन एक तरह से बना रहे, है ना। तो इसलिए कॉमनवेल्थ का जो है स्टार्ट किया गया था। तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया। हाँ, पेरिस में देखो यूनेस्को, ये पता ही होगा। हेग में जो है IFLA का हेडक्वार्टर है। हेग कहाँ है, तो ये नीदरलैंड में है। अब देखो लंदन में जो है ASLIB का है, फोकस्ड ऑन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ASLIB का फुल फॉर्म जान लो, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो मैच द लिस्ट बेस ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिटरी लाइब्रेरीज एंड देयर लोकेशन। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है ये कोलकाता में है, सबको पता होगा। कौनो मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है, कोना मेरा मोरा नहीं है, कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। ये स्पेलिंग देख लेना। तो ये चेन्नई में है, पता होगा। एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे में है, जिसको आप मुंबई भी कहते हैं, है ना। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नई दिल्ली में है, तो ये तो आपको सबको पता ही होगा। और वैसे डिपोजिटरी लाइब्रेरी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी कहते किसको हैं, तो कोई भी जो नया बुक होता है या मैगजीन्स होता है, वो आपका देश में अगर पब्लिश हो रहा है तो वहाँ उसका एक कॉपी डिपॉजिट करना पड़ता है, तो उसको डिपोजिटरी लाइब्रेरी कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन 254 है, मैच द फॉलोइंग डिपोजिटरी लाइब्रेरी एंड द ईयर ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट। तो ये अगर ईयर आपको याद है तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आप दे सकते हो कि पहले कौन था बाद में कौन था, इस तरह से। अब देखो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो ये आपको पता होगा कि मैंने बताया था इंपीरियल लाइब्रेरी जो था उसी को नेशनल लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया, तो न ये 1948 हो गया। अब देखो कौनो मेरा पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये बहुत पुराना है, 1890 का है। अब देखो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, ये 1804 होता है। देखो एशियाटिक सोसाइटी आपको याद है ना कि वो बहुत पहले जो है बना था एशियाटिक सोसाइटी, है ना। तो 1804 में, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, है ना। तो अब देखो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो हो गया वो
1951 में होगा। समझ गया? ये आपको इम्पॉर्टेंट है, सबका ईयर आप याद कर लेना। देखो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो मैंने बताया 1948 में रीनेम्ड फ्रॉम इंपीरियल लाइब्रेरी। कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी? हाँ ये है ओरिजिनल स्पेलिंग। कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी? तो 1890 में इस्टेब्लिश हुआ था चेन्नई में। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी जो है ये 1804 में ही हुआ था, फाउंडेड इन मुंबई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है सो 1951 में हो गया था। ठीक है जी। अब देखो हुज स्टेटमेंट इज द स्टूडेंट्स वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स द हेड, द टीचर्स वेयर द सोल, द लाइब्रेरी द हार्ट। तो ये सी.डी. देशमुख का है। देखो ये सी.डी. देशमुख का स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है कि ये जैसे राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट, राधा कृष्णन कमेटी जो बनी थी उसके रिपोर्ट में भी ये जो है लाइब्रेरी को हार्ट बोला गया था। तो इसमें अगर सी.डी. देशमुख के जगह राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट रहता तो उसमें भी आप टिक लगा सकते थे, और अगर राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट नहीं है तो सी.डी. देशमुख में टिक लगाना। देखो सी.डी. देशमुख a prominent Indian educationist stated the students were the body of the university, administration was of course the head, teachers were the soul and the library the heart. This metaphor emphasizes library's central role in university education, providing resources for learning and research. For example, it underscores the library's importance in supporting academic communities. देखो एस राधा कृष्णन एंड मैकॉल्विन मेड अदर नोटेबल लाइब्रेरी रिलेटेड स्टेटमेंट एंड चिल्का मारुति लक्ष्मी नरसिम्हम इज अनरिलेटेड। समझ गया? अब देखो क्वेश्चन 256 है हुज स्टेटमेंट इज ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरी लाइक वी हैव टैंक्स एंड वेल्स। तो ये एस.आर. रंगनाथन का है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे गांव में जो है तो आपका टंकी बना रहता है, कुआं रहता है, मतलब टैंक कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाला टंकी हो, टैंक जो है सो नीचे भी जो है खोद के जो बनाया जाता है, या फिर मेटल का जो टैंकर होता है उस टाइप से। तो जैसे हर एक गांव में जो है कुएं होते हैं, वैसे ही हर एक गांव में लाइब्रेरीज भी होना चाहिए। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो एस.आर. रंगनाथन जी का स्टेटमेंट है। अब देखो एक्सप्लेनेशन। एस.आर. रंगनाथन स्टेटेड ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरी लाइक वी हैव टैंक्स एंड वेल्स, emphasizing the necessity of libraries as essential community resources akin to water sources. This aligns with his vision of public libraries as vital for education and literacy, especially in rural area. देखो रूरल एरियाज में जहाँ लोगों की इनकम उस टाइम कम थी, अब तो धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन अभी भी शहरों के कंपेयर्ड कम ही है इनकम, तो वहाँ जो है सो लाइब्रेरीज बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हिज एडवोकेसी लेड टू द तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? तो 1948 में। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन 257 हुज स्टेटमेंट इज इफ यू वांट टू बी अ रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर साइनेस बट ऑल्सो। तो ये मैकॉल्विन का स्टेटमेंट है। लायोनेल मैकॉल्विन a British librarian stated, if you want to be a reference librarian, you must learn to overcome not only your shyness but also emphasizing the interpersonal skills required for effective reference services. समझ गया कि कोई आपसे रेफरेंस सर्विस पहले होता क्या है? तो रेफरेंस सर्विस देखो कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये रेफरेंस सर्विस कहाँ मिलता है? तो रेफरल सेंटर्स भी इसको कहते हैं। तो वो पुराने ज़माने में रेफरल सेंटर्स ज़्यादा यूज होता था जब इंटरनेट वगैरह नहीं था और टेक्नोलॉजी जो है इतनी एडवांस नहीं थी। ठीक है, कि आप कुछ भी जो है सर्च कर सकें इंटरनेट पे और वो डॉक्यूमेंट मिल सके। तो अभी भी है, रेफरेंस लाइब्रेरीज होती हैं। तो अब देखो जैसे कोई मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल नीम पे रिसर्च कर रहा है, तो वो नीम पे जितने भी थीसिस पब्लिश हुए हैं, ऑन गोइंग रिसर्च है और भी दूसरे देश में सब में है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको किसी एक लाइब्रेरी में नहीं मिल सकता है ना। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो ये सब जो है आपका रेफरेंस लाइब्रेरी से पता चलता है। समझ गए?
तो वहाँ रेफरल सेंटर्स जो हो गया रेफरेंस लाइब्रेरी में, तो उसमें जो आदमी होता है जो आपका कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपका सुन रहा है और उसके बाद जो है आप तक रिस्पॉन्स दे रहा है कि ये जो है टॉपिक आपको यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, तो वो जो है सो रेफरेंस लाइब्रेरी कहलाते हैं। तो जो बंदा है जो आपको ये सब बता रहा है, रेफरेंस दे रहा है, तो उसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएगा, या फिर जो जो वो कहना चाहता है वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। Emphasizing the interpersonal skills required for effective reference service, the court likely continues to highlight qualities like communication and adaptability. For example, reference librarians assist diverse users requiring confidence and expertise. Ranganathan focused on library laws, halal on technology. ये क्या है? टेक्नोलॉजी नर्सिंग, अच्छा समझ गया, अच्छा ये हलाल यहाँ का नाम है, तो वही है। कौन सा किसमें जो है, वही रंगनाथन जो है लाइब्रेरी लॉज के लिए फेमस है, विलियम ई हलाल जो है तो टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, और नरसिम्हम जो है CL नरसिम्हम इज अनरिलेटेड, इससे नहीं है, समझ गया। अब देखो बुक कूपन सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, यूनेस्को। देखो द बुक कूपन सिस्टम स्टार्टेड बाय यूनेस्को टू फैसिलिटेट द international purchase of books and education materials particularly for developing countries, introduced post world war। मैंने पहले भी बताया है कि जैसे ये सब यूनाइटेड नेशंस का ही बॉडी है, जिसके पहले UN लगा हो तो सिंपली पहचान में भी आ जाता है। देखो जैसे UN हो गया, फिर UNSC हो गया, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल हो गया, WHO हो गया, फिर IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इस तरफ से ये सब, जैसे यूनिसेफ भी इसी में ले सकते हो। तो ये सब जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ये सब जो है वर्ल्ड वार 2 के बाद के बने हुए हैं, कि जैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद सारे, जैसे डीकोलोनाइजेशन भी हुआ था पूरे वर्ल्ड में, और उसके बाद जो है यूरोप जो है एक तरह से डिवास्टेटेड था, तो उस समय जो है प्लान्स लाया गया कि पूरा वर्ल्ड को जो है फिर से आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उसी में जो है आपके ये सब यूनाइटेड नेशंस वगैरह बनाया गया था कि न्यू तरीके से जो है वर्ल्ड ऑर्डर चलाया जा सके, तो वही है। तो इट अलाउड कंट्रीज विद लिमिटेड फॉरेन करेंसी टू एक्वायर पब्लिकेशंस यूजिंग यूनेस्को कूपन्स रिडीमेबल ग्लोबली। तो देखो ये यूनेस्को कूपन्स इस टाइप से है कि आपको बुक खरीदने के लिए पैसा देता था वो, मान लो अब आपको पैसा देगा, तो अगर पैसा दिया जा रहा है आपको और वो किसी और करेंसी में दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो आप यूज ना कर पाओ सही से, है ना। तो इसीलिए बुक कूपन दे दिया जाता था कि आपका किसी भी मतलब आप पुअर कंट्री हो, रिच कंट्री हो, कैसे भी हो, तो आप जो है उस कूपन को जो है यूज करके आप बुक्स ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट सपोर्टेड लाइब्रेरीज इन एक्सेसिंग इंटरनेशनल रिसोर्सेज प्रोमोटिंग एडुकेशन। अब देखो द टर्म ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी, देखो इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है पहले। अब एक आप स्टेटमेंट सुनो होगे, जैसे डेटा इज द न्यू ऑयल। कहा जाता है कि आज के ज़माने में जो आदमी डेटा कंट्रोल कर रहा है वही पूरा वर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है। तो वो सोसाइटी जिसमें जो है इंफॉर्मेशन का ही लेन देन जो है ना आपका मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है, तो वैसे सोसाइटी को जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। तो ये कब ऐसा हुआ, तो जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुआ, फिर इंटरनेट का एडवांसमेंट्स हुआ, कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट्स हुआ, टेलीकॉम सेक्टर में, तो ये सब जो है फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी को क्रिएट किया, समझ गए। द टर्म ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी वाज प्रोपाउंडेड बाय विलियम जे मार्टिन। ये भी बहुत है। अब देखो नोट है, वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी बाय द इकोनॉमिक्स फ्रिज मैकल्प। फ्रिज मैकल्प ये जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी फर्स्ट टाइम दिए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो है विलियम जे मार्टिन जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी का कंसेप्ट दिए थे। अब देखो विलियम जे मार्टिन प्रोपाउंडेड द टर्म ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी डिस्क्राइबिंग अ
वर्ल्ड वेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ड्राइव सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ गए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे यूट्यूब ही देखो, यूट्यूब भी एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी का ही पार्ट है, जिसमें आप जो है विजुअल फॉर्म में जो है ऑडियो एंड विजुअल वीडियो, तो ये फॉर्म में जो है आप कंज्यूम कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। ठीक है जी। तो उसके कारण आप देख सकते हो कि पहले जस्ट फॉर एग्जांपल एसएससी वगैरह हो गया, ये सब के प्रिपरेशन के लिए देखते होगे कि आपको कोचिंग सेंटर से ज्वाइन करना था यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अब जो धीरे धीरे जो है ये यूट्यूब पे भी ढेर सारे आपको वीडियोज़ मिल जाते हैं एक से एक अच्छे टीचर के। तो इससे क्या हुआ कि आपको सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ। सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ कि जैसे जैसे एडुकेशन बढ़ता है सोसाइटी में, वैसे वैसे जो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअलिटी, ये सब भी बढ़ते जाता है और प्रोस्पेरस सोसाइटी बनते जाता है। तो वैसे ही समझ गए। तो हीज वर्क बिल्ट ऑन अर्लियर concepts like Fitch Macalp's फाउंडेशनल आइडियाज ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इन द 1960s। तो देखो विलियम जे मार्टिन जो है सो वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है सो किसके सो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी को टर्म दी है, लेकिन वो जो है किसको लेके चले थे। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोसाइटी फ्रिज मैकल्प का दिया हुआ था, तो उसको जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और भी ज़्यादा रिसर्च करके ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी का कंसेप्ट दिया। तो एम्फेसाइजिंग इंफॉर्मेशन एज अ की रिसोर्स, जैसे मैंने बताया डेटा इज द न्यू ऑयल। आपको ये जान के आश्चर्य हुआ कि जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे चैट जीपीटी आप लोग सब लोग अब यूज कर रहे होगे, जिसमें अपने आप लिखता है। तो चैट जीपीटी वगैरह क्या है कि आपका जितना भी जो डेटा है ना, वो पूरा मान लो कि इंटरनेट का डेटा, और वो पूरे इंटरनेट के डेटा को जो है अगर मतलब टेक्सचुअल डेटा देख लो तो वो उस डेटा से ट्रेन करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, LLMs जिसको कहते हैं, और वही जो है सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बनता है, जो कि उसी को सीख के मशीन लर्निंग करा के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल मार्टिन्स फ्रेमवर्क हाईलाइट्स लाइब्रेरीज रोल इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल इंफॉर्मेशन। समझ गया। वैसे ही कहीं पे पूछा जाए तो FW लैंकेस्टर जो है फोकस्ड ऑन पेपरलेस लाइब्रेरीज। फिर हलाल जो है विलियम ई हलाल फोकस ऑन टेक्नोलॉजी फॉर कास्टिंग, एंड बार्गर जो है जॉन बार्गर ऑन ब्लॉगिंग। समझ गए। अब देखो द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र क्या है? तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र पता होगा आपको, एक इंफॉर्मेशन दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना। वो आपका जो है फिज़िकली भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकता है, फिर आपको जो है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के बहुत सारे जो है तरीके हैं। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो है कौन प्रोपाउंड किया था? तो बीशमैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र वाज प्रोपाउंडेड बाय बीशमैन। तो देखते हैं द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र वाज प्रोपाउंडेड बाय बीशमैन referring to the process of dissemination and sharing information across systems or users, a key concept in information science. The framework emphasizes the flow of knowledge such as through library service or digital platforms. For example, libraries facilitate information transfer via inter-library loans or database. समझ गया। अब देखो द टर्म इंफॉर्मेटिक्स। तो देखो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कौन किया? तो बीशमैन, है ना, ऐसे भी याद कर लो बीशमैन। तो BIT ऐसे याद कर लो। मान लो कि बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, तो बीशमैन IT से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो ये एक वर्ड याद कर लो, उससे हो जाएगा आपका। द टर्म इंफॉर्मेटिक्स, तो मिखाइलोव जो है वो इंफॉर्मेटिक्स
टर्न दिया हुआ है, तो इसका ऐसे याद कर सकते हैं, MI मुंबई इंडियंस। तो मिखाइलो और इंफॉर्मेटिक्स, समझ गए। द टर्म इंफॉर्मेटिक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय AI मिखाइलोव इन द 1960s। तो ये इंफॉर्मेटिक्स जो है ना वो है क्या, तो डिस्क्राइबिंग द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड सिस्टम्स पार्टिकुलरली इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट, समझ गए। तो स्टडी जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है पहले कि देखो कोई भी डेटा जो है, देखो एक आपने ये पढ़ा होगा पहले BLIS वगैरह के समय या MLIS में कि कैसे ये है, डेटा से आपका बनता है, डेटा से इंफॉर्मेशन बनता है, इंफॉर्मेशन से आपका बनता है नॉलेज, और नॉलेज से बनता है विजडम, है ना। तो वही आपके पास डेटा है तो उसका प्रोसेसिंग करके तो इन्फॉर्मेशन बनाओगे, तो इन्फॉर्मेशन का जो प्रोसेस किया जाए ना उसको इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं, समझ गए। द टर्म इंफॉर्मेटिक्स वाज फाउंडेड बाय AI मिखाइलोव इन द 1960s डिस्क्राइबिंग द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड सिस्टम्स पार्टिकुलरली इन साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट यूज्ड इन द सोवियत यूनियन। तो नाम से ही आपको मिखाइलोव जो है ये रशियन या सोवियत यूनियन का नेम लग रहा है, समझ गया। तो इट इनकम्पैसेस द मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, समझ गए। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेटिक्स अप्लाइज टू लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है कि जैसे कैटलॉगिंग हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, तो ये सब में से किसी भी चीज़ को जो है आप ऑटोमेट कर रहे हो, तो ये सब के सॉफ्टवेयर को जो है सो आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन के कैटेगरी में रखा जाता है, समझ गया। और डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है कि जैसे DBMS भी कहते हैं इसको, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये है कि आपका डेटाबेस है कुछ स्टोर किया हुआ है, तो वो डेटा स्टोर को जो है आप कैसे यूज करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, तो ये सब जो है इंफॉर्मेटिक्स में आ जाता है, समझ गए। द टर्म इंफॉर्मेटिक्स वाज प्रोफाउंडेड बाय, तो देखो इंफॉर्मेटिक्स है ये और इंफॉर्मेट्रिक्स दोनों अलग अलग है। तो इंफॉर्मेट्रिक्स जो है सो ऑटो नैक, तो ये इसका दिया हुआ है इंफॉर्मेट्रिक्स ऑटो नैक, ऐसे याद कर सकते हो। इंफॉर्मेट्रिक्स I/O याद कर लो, होता है ना 1 और 0, इस टाइप से I/O इनपुट आउटपुट ऐसे याद कर लो। तो ये इंफॉर्मेट्रिक्स है और वो क्या है, तो इंफॉर्मेटिक्स। तो इंफॉर्मेटिक्स जो है सो कौन दिए हुए है, तो मिखाइलोव थे 1960 में, और इंफॉर्मेट्रिक्स ये जो है 1979 में जो है ऑटोनेक इसका दिया हुआ है। देखो द टर्म इंफॉर्मेट्रिक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑटोनैक इन 1979 रेफरिंग टू द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेस। वो आपका क्या था कि स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, लेकिन इसको जब क्वांटिटेटिव बना दो, क्वांटिटेटिव मतलब कितना इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, तो वो जो है इंफॉर्मेट्रिक्स हो जाता है। कैसे याद करोगे, देखो इंफॉर्मेटिक्स जैसे मेट्रिक पर हो गए ना, जैसे 1 मेट्रिक टन, इस टाइप से याद कर लो। तो 1 मेट्रिक टन क्या बताता है, जैसे मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, जैसे 1 मेट्रिक टन, तो ये हो गया। तो ये क्या है, ये आपका क्वांटिटी बता रहा है ना। तो वैसे ही जो आपका डेटा जो या इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है ना, तो वो उसका क्वांटिटेटिव आप अगर देखते हो तो वो इंफॉर्मेट्रिक्स हो जाता है, समझ गए। मैट्रिक यहाँ से मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो क्वांटिटेटिव वाले में इंफॉर्मेट्रिक्स होगा, और जो है नॉर्मल उसका जो स्टडी हो जाएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, तो वो इंफॉर्मेटिक्स होगा, समझ गए। इंक्लूडिंग बिब्लियोमेट्रिक्स एंड
साइंटोमेट्रिक्स, समझ गए। इट एनालाइजेज पैटर्न्स इन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन इन यूज सच एज साइटेशन एनालिसिस इन लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेट्रिक्स हेल्प लाइब्रेरीज एक्सेस कलेक्शन यूजेज और रिसर्च इम्पैक्ट, समझ गए। रिसर्च इम्पैक्ट वगैरह कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, तो मानो कि आपने कोई पेपर पब्लिश हुआ, तो वो पेपर जो है सो आपका इंफॉर्मेशन कितना लोगों तक जा रहा है, जैसे जी इंडेक्स आई इंडेक्स वगैरह पढ़ा था ना आपने, तो ये जो है वही बताता है। जैसे कोई भी जर्नल है तो उसका आप पढ़े होगे जैसे इम्पैक्ट फैक्टर, तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है कि वो कितना आपका जो है लोग उसको पढ़ रहे हैं, कितना ज़्यादा आपने जो है कोई और जर्नल या फिर पेपर पब्लिश हो रहा है तो उसमें आपका चर्चा कितना हो रहा है, कितने लोग उस डेटा को यूज कर रहे हैं, कितने लोग आपके रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सब जो है इम्पैक्ट फैक्टर में आता है, तो ये इंफॉर्मेट्रिक्स में आ जाएगा। अब देखो, द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाज प्रोपाउंडेड बाय द कैल्विन मूर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मूर्स लॉ जो पढ़े होंगे ना आप, उसी पे वही ये है, कैल्विन मूर्स। द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाज प्रोपाउंडेड बाय कैल्विन मूर्स, अच्छा ये स्पेलिंग है, इन द 1950 डिस्क्राइबिंग सिस्टम्स फॉर सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन particularly in digital context. Moore's work laid the foundation for modern search engines and library database. Modern search engines मतलब समझ रहे हो, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बीइंग हो गया। देखो ये सारी कंपनीज जो है ना सो इंफॉर्मेशन एंड डेटा पे ही बेस्ड है। तो ये अब जैसे इंडेक्सिंग वगैरह होता है जो लाइब्रेरी साइंस में होता था, तो वही इंडेक्सिंग वगैरह का जो है और एडवांस टेक्निक्स जो है तो गूगल वगैरह जो सर्च इंजन्स हुआ ये सब भी यूज करते हैं, तो समझ गए। तो मूर्स वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सर्च इंजन्स एंड लाइब्रेरी डेटाबेस। फॉर एग्जांपल द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स लाइक ओपैक्स जो होता है ऑनलाइन जो है पब्लिकली अवेलेबल कैटलॉग्स जो है help users find resources efficiently, aligning the रंगनाथन फोर्स लॉ save the time of the user। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है सो कैल्विन मूर्स का दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हो, CMIR है ना। ऐसे याद कर लो, CM जो है चीफ मिनिस्टर जो है सो इंडियन रेलवे में इंस्पेक्शन के लिए गया है, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस से आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। द टर्म रेफरेंस इंटरव्यू वाज प्रोपाउंडेड बाय, रेफरेंस इंटरव्यू जो है मार्गरेट हिचिंस का दिया हुआ है, रेफरेंस इंटरव्यू, समझ गया। मार्गरेट हिचिंस। द टर्म रेफरेंस इंटरव्यू वाज प्रोपाउंडेड। देखो बहुत क्वेश्चन जो है सो आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सब चीज़ जो है ऐसे समझा नहीं जा सकता। अब नेम्स वगैरह है किसने दिया है ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो रेफरेंस इंटरव्यू जो है आपको मार्गरेट हिचिंस का दिया हुआ है। अब देखो, द टर्म रेफरेंस इंटरव्यू वाज प्रोपाउंडेड बाय मार्गरेट हिचिंस, अच्छा इनका ऐसा ओरिजिनल है, डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस वेयर लाइब्रेरियंस क्लैरिफाई यूजर्स इंफॉर्मेशन नीड्स थ्रू एक स्ट्रक्चर डायलॉग, समझ गए। तो ये स्ट्रक्चर डायलॉग मतलब रेफरेंस इंटरव्यू क्या होता है। देखो आप अगर किसी लाइब्रेरी में जा रहे हो रेफरल सेंटर में, रेफरल सेंटर या रेफरेंस लाइब्रेरी में, तो इसमें क्या होगा, तो आपका रेफरेंस इंटरव्यू लिया जाएगा। तो कुछ जो है पहले से प्री डिसाइडेड क्वेश्चन जो है आपको दे दिया जाएगा या पूछा जाएगा।
तो वो जैसे मतलब बेसिक चीज़ समझ रहे हो ना कि कौन कौन टर्म्स है, क्या आपका टॉपिक सर्च करना चाहते हो, या फिर इसी टाइप का कौन से लैंग्वेज में सर्च करना चाहते हो, कौन सा ऑथर है, कौन से देश का जानना चाहते हो, किस वैरायटी का, मान लो कि फॉरेस्ट के बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो उसके बाद किस फॉरेस्ट का कितने एलिवेशन पे, कौन से फॉरेस्ट प्रोडक्ट आप चाहते हो, कौन से ट्रीज के बारे में जानना चाहते हो। तो ये सब जो है प्री डिसाइडेड जो क्वेश्चंस तैयार किया रहता है उसको रेफरेंस इंटरव्यू कहते हैं। तो ये मार्गरेट ह्यूचिन्स का दिया हुआ है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे वहाँ पे मैंने बताया था क्या, CM जो है इंडियन रेलवे का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे MH जो हो गया MHRI, समझ गया। ऐसे याद कर सकते हो कि MH से महाराष्ट्र का जो गाड़ी का नंबर होता है, RI जो हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो महाराष्ट्र में बहुत पैसा है, सबसे अमीर है, तो वहाँ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। तो ये रेफरेंस इंटरव्यू जो है मार्गरेट ह्यूचिन्स का दिया हुआ है। देखो ये सब मैं इसलिए भी बता देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कितने बार दिमाग से जब निकल गया रहता है, बहुत सारी क्वेश्चंस इसी टाइप के आप पढ़ लिए रहते हो, तो उस समय आपको जो है इस टाइप का कुछ ट्रिक अगर से याद किए हुए हो तो विजुअलाइज कर सकते हो, समझ गए। आउटलाइंड इन हर 1944 बुक, दिस concept ensures effective reference service by understanding user queries. For example, a librarian might ask probing questions to identify relevant resources. समझ गया। अब देखो क्वेश्चन 265, द टर्म पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी मतलब क्या हुआ कि आप पेपर यूज ही नहीं कर रहे हो, एक तरह से इंटरनेट हो गया या कंप्यूटर हो गया, इस तरह का टैब हो गया, आईपैड वगैरह हो गया, या फिर नॉर्मल टैब्स, तो उससे जो है आप टोटली शिफ्ट हो चुके हो फ्रॉम पेपर टू इस टाइप के डिवाइसेस, तो वो पेपरलेस सोसाइटी होगा। तो कब जब प्रोपाउंड किया गया था, तो 1978 में FW लैंकेस्टर, मैंने पहले भी बताया है। तो टर्म पेपरलेस सोसाइटी वाज प्रोपाउंडेड बाय FW लैंकेस्टर इन 1978, समझ गया। Envisioning a future where digital technology replace paper based इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बुक इनका ही बुक का नाम है। अब देखो FW लैंकेस्टर, समझ गया। FW लैंकेस्टर जो है ये एक बुक लिखे थे टवार्ड्स पेपरलेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो ये पेपरलेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में जो है एक बुक लिखे थे, प्रेडिक्टेड द शिफ्ट टू डिजिटल लाइब्रेरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। तो वही है, धीरे धीरे जो है सो लाइब्रेरीज भी डिजिटल हो जाएंगी, तो इतना जो बुक्स का जो इम्पोर्टेंस है धीरे धीरे आप खुद देखना कि 10 साल 12 साल बाद जो है बुक्स का जो प्रिंटेड बुक्स का इम्पोर्टेंस मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा, क्योंकि लोग जो है सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हो गया या फिर इंटरनेट पे टोटली डिजिटल मीडियम पे वो डिपेंड करेंगे इस तरह के चीज़ों के लिए, समझ गया। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस द एडोप्टेशन ऑफ ई जर्नल्स एंड डेटाबेसेज इन लाइब्रेरी, समझ गया। तो ये कौन सा जैसे लाइब्रेरी जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म जो है सो इस लॉ पे बेस्ट कह सकते हो, है ना। देखो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे पेपरलेस सोसाइटी है ना, पेपरलेस सोसाइटी, तो लेस का L याद कर लो और यहाँ से लैंकेस्टर, यही सब है। ऐसे इसी टाइप से विजुअलाइज करके याद कर सकते हो। पेपर लेस तो लैंकेस्टर, FW लैंकेस्टर। अब देखो द टर्म इम्पैक्ट फैक्टर वाज प्रोपाउंडेड बाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीन गारफील्ड जो है, इसको बहुत जगह एग्जाम में ई गारफील्ड भी लिखा रहता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जो है आप कुछ भी जो है एक जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करते हो, तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर मतलब हुआ कि आपका पेपर जो है कितना बार उसको कोट किया गया है दूसरे में, जो रेफरेंस दे दिया जाता है ना वो सब में। तो ये सब इम्पैक्ट मतलब यही है कि आपका पेपर कितना इम्पैक्ट डाल पा रहा है उस क्षेत्र में।
तो वही मान लो इम्पैक्ट फैक्टर है। तो ये ई गारफील्ड या यूजीन गारफील्ड जो है सो 1960s में इम्पैक्ट फैक्टर का कंसेप्ट लाए थे। देखो, द टर्म इम्पैक्ट फैक्टर वॉज प्रोपाउंडेड बाई यूजीन गारफील्ड इन द 1960s, मेजरिंग अ जर्नल्स इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन साइटेशन फ्रीक्वेंसी। साइटेशन मतलब होता है, साइटेशन जो है कि आपका कितने बार पेपर को साइट किया गया है दूसरे पेपर में, समझ गए, मतलब कितने बार उसका जिक्र किया गया है। कैलकुलेटेड एट द एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस टू आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ गिवन पीरियड। समझ गए कि मानो कि एक साल में जो है आपका कितने बार जो है दूसरे जर्नल्स में आपके पेपर को का नाम दिया गया है, या फिर वहाँ से हमने, ऐसे होता है ना कि जैसे हमने ये वाला पेपर पढ़ा, रेफरेंस दे दिया जाता है, तो उस पेपर से हमने ये डेटा लिया और इसको हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब। या फिर आपके पेपर से कोई इन्फ्लुएंस होके दूसरा पेपर लिखता है, आपका रिव्यू लिटरेचर करता है, ये सब टाइप में। तो यूज्ड इन बिब्लियोमेट्रिक्स, it helps libraries evaluate journal quality for collection. For example, high impact journals are prioritized for academic subscription. समझ गए। तो गारफील्ड्स वर्क थ्रू द इंस्टीट्यूशन फॉर, देखो, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, हाँ, इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये भी याद कर लो। रिवोल्यूशनाइज रिसर्च इवेल्युएशन, समझ गए। अब देखो, वेब इम्पैक्ट फैक्टर, वेब इम्पैक्ट फैक्टर वो तो इम्पैक्ट फैक्टर था, तो वो यूजीन गारफील्ड हो गया। अब वेब इम्पैक्ट फैक्टर उसी टाइप का जो है आपका जो है वेबसाइट्स का देखा जाता है, तो ये इंगवर्सियन जो था उसका दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेब इम्पैक्ट फैक्टर तो इंगवर्सियन है ना, तो वो वही है। अब देखो, इसको याद आप ऐसे कर सकते हो कि वेब इम्पैक्ट जैसे फैक्टर है, तो वेब जो है इसका W अगर इसके आगे लगा दो तो ये विंग वर्जन बन जाएगा। तो ये, जबकि ऐसा लग रहा है ना कि आई के पहले भी कुछ होना चाहिए था इस नाम में, तो वो ऐसे आप याद कर सकते हो, इंगवर्सियन तो विंगवर्सियन है ना। तो वैसे ही वेब इम्पैक्ट फैक्टर तो इंगवर्सियन ऐसे याद कर सकते हो। द टर्म वेब इम्पैक्ट फैक्टर वाज प्रोपाउंडेड बाय पीटर इंगवर्सियन इन 1998, एक्सटेंडिंग द कंसेप्ट ऑफ जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर टू वेबसाइट्स बाय मेजरिंग देयर साइटेशन एंड लिंकेज पैटर्न। समझ गया कि जो है जैसे जर्नल्स के लिए इम्पैक्ट फैक्टर होता था तो यूजीन गारफील्ड द्वारा 1960s में दिया गया था, लेकिन ये जो है सो आपका वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। It evaluates a website's influence in the digital environment useful for libraries accessing online resources. For example, it helps prioritize credible digital content for users. समझ गए, मतलब देखो, अगर आप ये देखे होगे कि जो वेबसाइट जो है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, लोग ज़्यादा सर्च करते हैं वो वेबसाइट्स को जो है तो गूगल पे आप कुछ भी सर्च करोगे तो वो फर्स्ट पेज में दिखाता है ना, तो वो वेब इम्पैक्ट फैक्टर का कमाल है। देखो, द टर्म वेब लॉग वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉन बार्गर, है ना, ये इम्पोर्टेंट है वेब लॉग। देखो, ब्लॉग और बार्गर, समझ गए, कैसे याद करोगे आप। द टर्म weblog was propounded by John Barger in 1997, describing websites that log content like articles or link in a chronological format, a precursor to modern blogs. समझ गए। देखो, आर्टिकल्स और लिंक जो है ना वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, इसी के बारे में है ये। दिस टर्म इन्फ्लुएंस डिजिटल इंफॉर्मेशन शेयरिंग इम्पैक्टिंग हाउ लाइब्रेरी इंगेज विथ ऑनलाइन कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी यूज ब्लॉग्स फॉर यूजर आउटरीच। समझ गए, यूजर आउटरीच के लिए भी ब्लॉग यूज किया जाता है। अब देखो, तो वेबलॉग था तो उसका ये बार्गर हुआ, जॉन बार्गर, लेकिन यही वेबलॉग के जगह ब्लॉग हो नॉर्मल, तो ये क्या है, पीटर मेरहॉल्ज। देखो, ये सब आपको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, तो इसको ऐसे भी याद करने का मैं ट्रिक बता सकता हूँ कि
BPM याद कर सकते हो, ब्लॉग पीटर मैरहॉल्ज। तो BPM याद कर लोगे तो क्या, जैसे हार्ट का जो होता है बीट्स पर मिनट, है ना, तो वैसे ही ब्लॉग पीटर मैरहॉल्ज ऐसे याद कर सकते हो ब्लॉग का। ठीक है, अब देखो, द टर्म ब्लॉग वॉज प्रोपाउंडेड बाई पीटर मैरहॉल्ज इन 1999, शॉर्टनिंग जॉन बार्गर्स वेबलॉग बाई स्प्लिटिंग इनटू वी ब्लॉग। समझ गए? दिस टर्म पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल ऑनलाइन जर्नल्स इन्फ्लुएंसिंग लाइब्रेरी आउटरीच एंड डिजिटल एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरीज यूज ब्लॉग्स टू शेयर अपडेट्स और रिसोर्सेज विथ यूजर्स। समझ गए? तो जॉन बार्गर जो था वो वेबलॉग किया था। देखो, जॉन बार्गर ये क्या था, वेबलॉग। कैसे याद किए थे, वेब लॉग तो बार्गर। ठीक है, वैसे ही BPM से हम याद किए थे ब्लॉग जो नॉर्मल होगा पीटर मैरहॉल्ज। समझ गए, बीट्स पर मिनट से। अब देखो, द टर्म थिसोरोफेसेट वाज प्रोफाउंडेड बाय जॉन एटकिंसन। ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये याद कर सकते हो आप, जाट याद कर लो, जॉन एटकिंसन थिसोरोफेसेट। समझ गया, जाट जॉन एटकिंसन थिसोरोफेसेट। तो ये मैंने 3-4 टर्म सब, देखो ऐसे याद करोगे आपको एग्जाम में विजुअलाइज होगा, क्योंकि ये सब जो है कितने बार नहीं याद रहता है, साफ सी बात है। आप भले ही हमारा वीडियो बार बार देखोगे, 10 बार देख जाओ, 5 बार देख जाओ, तो ऐसे जो है बार बार आपको याद तो होगा, लेकिन ऐसे ट्रिक के अनुसार याद करो तो आप 2-3 बार देखोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। तो देखो, द टर्म थिसोरोफेसेट वॉज प्रोपाउंडेड बाई जॉन एटकिंसन। तो जाट याद कर लो, जॉन एटकिंसन क्या चीज़ का, तो थिसोरोफेसेट। द टर्म थिसोरोफेसेट वॉज प्रोपाउंडेड बाई जॉन एटकिंसन referring to a faceted thesaurus used in information retrieval to organize concept hierarchically। कोई भी कंसेप्ट को जो है हायरार्की मतलब क्या होता है कि पहले मान लो कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसी टाइप में जैसे कंसेप्ट आप कुछ भी डिस्क्राइब कर रहे हो तो जैसे पहले उसका जो है आप जैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद आपका बॉडी होगा, लास्ट में कंक्लूजन वगैरह होगा, है ना। तो ये मैं हायरार्की का एग्जांपल दे रहा था कि सबसे पहले जैसे घर में ही देख लो ना, पहले जैसे दादाजी होते हैं, फिर पापा जी, फिर जो है मम्मी, इसके बाद आपका वैल्यू आता है घर में। ये मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हायरार्की किसको कहते हैं। समझ गए? तो डेवलप्ड फॉर द इंग्लिश इलेक्ट्रिकल कंपनी थिसोरस, इट combined thesaurus structure with faceted classification। समझ गए? enhancing search precision in library। For example, it help navigate complex databases by linking relatable term। समझ गए क्या कह रहा है ये, कि आपको मान लो कि जो है रिलीजन पे कोई बुक है, रिलीजन पे बुक है। अब रिलीजन पे बुक है तो वो बुक में मान लो कि आपका कोई जो है आदमी सर्च कर रहा है शिव जी के बारे में, शिवा के बारे में, है ना, तो वो हो सकता है कि अब सर्च कर ले, हिंदू लिख के सर्च करे, हिंदुइज़म लिख के सर्च करे, है ना, या फिर सैवाइट्स लिख के सर्च करे। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ना, जो उनसे मिलते जुलते वर्ड्स हैं जो कि आदमी सर्च कर सकता है ना, तो वो जो है थिसोरोफेसेट इसलिए बनाया गया। तो इससे जो है आपका सर्च इजी हो जाता है। समझ गया ना? जैसे कोई लिख रहा है कि प्लेसेस टू विजिट इन बिहार, और फिर कोई लिख रहा है कि जैसे बेस्ट प्लेसेज इन बिहार, तो इस टाइप से तो दोनों मिलता जुलता ही मीनिंग हुआ ना। तो गूगल अगर जो बताएगा तो वो एक टर्म को समझ के जो है सेकंड के लिए भी आपका रिजल्ट प्रिपेयर कर सकता है, और वो सेम रिजल्ट होगा, क्योंकि एक ही चीज़ सर्च करने के लिए 2 लोग जो हैं अलग अलग टर्म्स यूज कर सकते हैं। समझ गए? अब देखो, द टर्म लिब्रा मैट्रिक्स वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SR रंगनाथन। ये तो बहुत फेमस है और सबको पता ही होगा लिब्रा मैट्रिक्स। तो
वही है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है ना लाइब्रेरी के ऑपरेशंस का, उसको लिब्रा मैट्रिक्स कहते हैं। तो एस आर रंगनाथन, द टर्म लिब्रा मैट्रिक्स वॉज प्रोपाउंडेड बाई डॉक्टर एस आर रंगनाथन डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी ऑपरेशन सच एज सर्कुलेशन और कलेक्शन ग्रोथ एकिन टू बिब्लियोमेट्रिक्स। समझ गया? तो वही है सर्कुलेशन और कलेक्शन ग्रोथ जो है, इसमें आप देखते हैं इंट्रोड्यूस इन द 1940s इट अप्लाइज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू ऑप्टिमाइज लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये स्टैटिस्टिकल मेथड क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो थे एस आर रंगनाथन वो मैथमेटिशियन थे, तो इसीलिए जो है ये लाइब्रेरी को साइंस जैसे ट्रीट किए हैं और मैथमेटिक्स जैसा। तो वही है कि स्टैटिस्टिकल मेथड से जो है आप लाइब्रेरी ऑपरेशन को और अच्छा जो है स्मूथ बना सकते हैं और इफ़िशिएंट बना सकते हैं। कैसे? तो जैसे मान लो कि कोई बुक है, तो वो साल भर में किस महीने में ज़्यादा डिमांड में रह रही है, और जैसे सारे बुक का फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो कि कितना कितना बार कौन इशू हो रहा है और कितना रिक्वायरमेंट है इसका, कितने लोग जो है मतलब उसके लिए अप्लाई किए हैं और वापस चले गए लेकिन वो बुक नहीं मिल पाया। तो ये सब जो है आप जब मैथमेटिकली इसे स्टडी करोगे तभी तो स्टडी कर पाओगे, है ना। तो ये लिब्रामेट्री में आता है। फॉर एग्जांपल लिब्रा मैट्रिक्स कैन एक्सेस बुक यूजेज पैटर्न टू इन्फॉर्म एक्विजिशंस। तो वही है, अगर बुक यूजेज किसी का ज़्यादा है तो वो बुक और ज़्यादा जैसे ख़रीदना पड़ेगा, तो ये आप जो है एक्विजिशन डिपार्टमेंट को कहोगे कि ये वाली बुक हमें और ज़्यादा चाहिए। समझ गया? अब देखो द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज प्रोपाउंडेड बाय पॉल जी जुरकोवस्की। पॉल जी जुरकोवस्की जो थे वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी को का टर्म दिए थे, है ना। समझ गया? अब देखो द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाज प्रोपाउंडेड बाय पॉल जी जुरकोवस्की in 1974 describing the ability to find, evaluate and use information effectively। देखो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है आपके सामने लेकिन उसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो वो आप एक तरह से इंफॉर्मेशन के मामले में इलिटरेट हुए, है ना। तो वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है पॉल जी जुरकोवस्की का दिया हुआ है। समझ गए? तो आपको इन्फॉर्मेशन अगर मिल रहा है तो कहाँ से इन्फॉर्मेशन खोजना है, इन्फॉर्मेशन खोज लिए तो उसको इवैल्यूएट कैसे करना है कि वो इन्फॉर्मेशन आपके कैसे काम हो सकता है, और इवैल्यूएट कर लें तो वो इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। तो ये पॉल जी जुरकोवस्की जो है ये इन्फॉर्मेशन लिटरेसी बनाए थे, मतलब बताए थे, इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म बताए थे। तो इसका ऐसे याद कर लो, PIL आपको याद होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो PIL फाइल करते रहते हैं कुछ कुछ लोग कि ये चीज़ गलत हो रहा है, वो चीज़ गलत हो रहा है, ये सब टाइप से। तो PIL याद कर लो। तो P से पॉल और ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉल जी जुरकोवस्की। देखो एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन जुरकोवस्की एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्किल्स इन एन इंफॉर्मेशन ड्रिवन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन ड्रिवन सोसाइटी जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, मैंने बताया था कि उसमें जो है आपका इंफॉर्मेशन के ही जो है बाइंग सेलिंग और जो है एक तरह से प्रोसेसिंग में जो है ज़्यादातर जॉब्स आपके बनते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी होता है। तो वही इंफॉर्मेशन ड्राइवन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन लिटरेसी इनेबल्स लाइब्रेरी यूजर्स टू नेविगेट डिजिटल रिसोर्स अलाइनिंग विद रंगनाथन सेकेंड लॉ एवरी रीडर हीजर बुक। समझ गया? अब देखो द स्टेट विच डज नॉट प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी रिसर्च विच डज नॉट हैव टाइप होना चाहिए ना, हैव प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी रिसर्च। तो ये महाराष्ट्र का लाइब्रेरी रिसर्च का इसमें प्रोविजन नहीं है, जैसे तमिलनाडु में है। देखो महाराष्ट्र इज द स्टेट दैट डज नॉट प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी सेस अनलाइक तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है पब्लिक लाइब्रेरी का जो है सेस लगता है, और सेस किसको कहते हैं? तो ये टैक्स ऑन टैक्स। मान लो कि किसी का 50 लाख इनकम है
तो इस पे मान लो कि 20 लाख टैक्स लगा, तो इस पे जो सेस है ना ये 20 लाख पे लगेगा और 50 लाख पे नहीं लगेगा। समझ गए? तो वही है। अनलाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में जो है ये सब में जो है लाइब्रेरी सेस आपका लगाया जाता है। विच है पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनकॉर्पोरेटिंग सेस अ टैक्स ऑफन ऑन प्रॉपर्टी पे ही ज़्यादातर सेस लगाया जाता है ये सब स्टेट में टू फंड पब्लिक लाइब्रेरी। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु 1948 एक्ट, ये तो पता ही होगा, जो जो सेस टू सपोर्ट लाइब्रेरीज लाइक कोंडेमेरा लाइब्रेरी जो है चेन्नई में। महाराष्ट्र डिस्पाइट हैविंग लाइब्रेरीज रिलाइज ऑन अदर फंडिंग मैकेनिज्म नॉट अ फॉर्मल सेस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो पैरी कमेटी रिपोर्ट जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पैरी कमेटी रिपोर्ट जो है तो ये ऐसे याद कर सकते हो, यूपी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए पैरी कमेटी रिपोर्ट लिखा गया था। देखो द पैरी कमेटी रिपोर्ट कब हुआ था, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का ये 1967 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए हुआ था पैरी कमेटी रिपोर्ट, याद कर लो। In the UK focused on university libraries providing recommendations to enhance their role in higher education, chaired by Dr. Thomas Perry। समझ गया? थॉमस पैरी। It addressed funding, staffing and resource development to support academic research and teaching. For example, it advocated for increased investment in library यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कलेक्शंस एंड ऑटोमेशन। समझ गया? 1967 में पैरी कमेटी रिपोर्ट था, तो ये वही था, डॉक्टर थॉमस पैरी जो थे। तो ये जो है आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में फंडिंग हो गया, स्टाफिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए रिपोर्ट डाले थे कि क्या क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट एडवोकेटेड फॉर इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कलेक्शंस एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पता है ना आपको कि क्या होता है कि जो जो टास्क जो है तो किसी स्टाफ के द्वारा दिया जा रहा है या किया जा रहा है, वो सब जो है टास्क को आपको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाए या फिर वो सिंप्लीफाई कर दिया जाए, जिससे वो ऑटोमेटिकली खुद भी जो है लाइब्रेरी यूजर्स या जिसके पैटर्न्स कहते हैं वो कर सकें। द रिपोर्ट डिड नॉट कवर पब्लिक, नेशनल और मेडिकल लाइब्रेरीज, मेकिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी द करेक्ट फोकस। समझ गए? इट्स फाइंडिंग्स इन्फ्लुएंस्ड यूके हायर एजुकेशन पॉलिसी, इंश्योरिंग लाइब्रेरीज कुल मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स, अलाइनिंग विद देयर रोल एज एकेडमिक हब्स। समझ गए? पैरी कमेटी रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और कब आया था? तो 1967। अब देखो W.A. बोर्डन द फर्स्ट लाइब्रेरी इन बड़ौदा स्टेट कहाँ से आए थे? तो USA से आए थे। समझ गए? W.A. बोर्डन द फर्स्ट लाइब्रेरियन इन बड़ौदा स्टेट, कौन इनवाइट किया था? सयाजी गायकवाड़ थर्ड जो थे वो बुलाए थे, कहाँ के? तो बड़ौदा के थे। अपने जो है जो उनकी जनता थी, प्रजा, उनको लिटरेट बनाने के लिए। तो W.A. बोर्डन द लाइब्रेरियन in Baroda state came from USA, invited by Maharaja Sayaji Gaekwad III in the early 20th century to develop a modern public library system। अब देखो बोर्डन इंट्रोड्यूस एडवांस लाइब्रेरी प्रैक्टिस है। समझ गए? एडवांस लाइब्रेरी प्रैक्टिस सच एज ओपन एक्सेस एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एंड फाउंडेड द लाइब्रेरी मिसेलेनी जर्नल इन 1912। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी मिसलेनी जो है जर्नल, ये 1912 में पब्लिश की थी। ये इंडिया का फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल था। फॉर एग्जांपल हिज वर्क, और ये किसके द्वारा? तो W.A. बोर्डन। कहाँ कौन बुलाया था? ऐसे भी याद करते हो, B फॉर बोर्डन, B फॉर बड़ौदा में बुलाया गया था। और कौन बुलाया था? तो सयाजी गायकवाड़ थर्ड। For example, his work transformed Baroda's libraries into models for India, Japan, France, for India। समझ गए? बाकी के ऑप्शन गलत हैं वो है। अब देखो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज ए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ US है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लार्जेस्ट लाइब्रेरी है वर्ल्ड का, लार्जेस्ट। तो देखो तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द USA एस्टैब्लिश्ड इन 1800। ये भी याद करना बहुत ईजी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
1800 इन वाशिंगटन डीसी में। डीसी मतलब फुल फॉर्म पता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इट सर्व्स एज द कंट्रीज प्राइमरी रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, हाउसिंग मिलियंस ऑफ बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, इट सपोर्ट्स रिसर्च फॉर कांग्रेस एंड द पब्लिक। कांग्रेस कौन? कांग्रेस वहाँ की पार्टी नहीं है, वहाँ के जो एक तरह से परमानेंट हाउस जो होता है ना, जैसे इंडिया में राज्यसभा, तो वैसे ही वहाँ पे कांग्रेस कहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, इट सपोर्ट रिसर्च फॉर कांग्रेस एंड द पब्लिक ऑफरिंग्स एक्सटेंसिव कलेक्शंस लाइक रेयर बुक्स एंड डिजिटल आर्काइव्स। समझ गए? अब देखो लीबरी। लीबरी जो है द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज इज पब्लिश्ड बाय डी ग्यूएटर। इसको ऐसे याद कर सकते हो, डेली, डी ग्यूएटर और लीबरी, चाहे ऐसे भी याद करो, डिलीवरी, है ना। ये सब बस मैं याद करने को बता रहा हूँ, याद करने के लिए, है ना। ये ऐसा मत समझना कि ऐसा कुछ होता है। तो ये डिलीवरी ऐसे याद कर लो, तो डी ग्रूएटर और लीबरी। तो लीबरी जो है सो इंटरनेशनल जर्नल है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज का, तो ये डी ग्यूएटर जो है उनके द्वारा पब्लिश किया था। तो लीबरी द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज इज पब्लिश्ड बाय डी ग्यूएटर, रेनाउड एकेडमिक पब्लिशर है। सिंस 1950 से पब्लिश हो रहा है। लीबरी हैज कवर्ड टॉपिक्स लाइक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड डिजिटल लाइब्रेरी, सर्विंग librarians and researchers globally. For example, it publishes peer-reviewed articles on library innovation. अब इसको क्या है? The International Society for Knowledge Organization, ISKO, International Society of Knowledge, यहाँ for Knowledge Organizations, focuses on knowledge organization। समझ गया? तो ये भी याद हो गया आपका। लीबरी जो है डी ग्यूएटर्स पब्लिश करता है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, डीली याद करो, डी फॉर डी ग्यूएटर्स, ली फॉर लीबरी, या फिर डिलीवरी भी याद कर लो, जैसे डिलीवरी होता है उसी टाइप का डिलीवरी, तो डी ग्यूएटर्स और लीबरी। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा जो है ये लेक्चर 7 जो है ये ख़त्म होता है। तो आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जो है हम बहुत सारे इस पे जो है इस चैनल पे लाइब्रेरी साइंस का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाने वाले हैं, क्वेश्चंस लाने वाले हैं, और सारे कंसेप्ट्स और डिटेल्स जो है मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लाइब्रेरी साइंस से किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, और बेल आइकन अगर दबा दोगे तो इसका जो न्यू जो आपका लेक्चर्स आएगा वो आप पे इन्फॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।